अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के एक शख्स हैं शब्बीर, जो कि ग्रूमिंग गैंग के लीडर थे और लंदन में जो लाखों ब्रिटिश लड़कियों को ग्रूमिंग गैंग ने जो किया था, आपको पता ही है कि कितना भयानक काम है। इट इज़ नॉट ए केस ऑफ सिंपल रेप और गैंग रेप। इट इज़ एक स्कूल जाने वाली छोटी सी 12, 14, 15 साल की बच्चियों को टारगेट किया जाता था। महंगे तोहफे और ड्रग्स और ये दे के उनको अपने काबू में किया जाता था। फिर इनका गैंग रेप और सेक्स स्लेव के तौर पे इनको यूज़ किया जाता था और 10-10, 20-20 आदमी उनका रेप करते थे पूरी पूरी महफिल में, और उनके साथ इतना गंदा भयानक सलूक होता था। और ब्रिटिश पुलिस और ब्रिटिश अथॉरिटीज़, जिनको ये पता है कि अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, उनको ये पता है गज़ा में क्या हो रहा है, उनको दुनिया की एक एक चीज़ का पता है। अपने मुल्क में लाखों इनकी अपनी बच्चियों के साथ ये 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20-25 साल तक होता रहा है। तो अब वो शब्बीर अहमद को सज़ा हुई थी, सज़ा होने के बाद वो अब रिहा हो गया है। मतलब आप यहाँ का कानून देखें, मैं हैरान हूँ। हम साला एक बिल भरने के लिए, कौंसल टैक्स का बिल 1 महीना लेट हो जाए ना, तो वो बेलीफ घर पे आता है। बेलीफ वो होता है जो घर पे आके आपके सामान की लिस्ट बना लेता है कि हाँ भाई ये सामान है। इतना 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, 3 दिन का टाइम दे रहे हैं, ये भर दो, नहीं तो फिर तुम्हारा ये सामान उठा के ले जाएंगे। लेकिन इतने बड़े बड़े मुजरिमों को आराम से, अब ये निकल गया है। ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है हम इनको डिपोर्ट कैसे करें पाकिस्तान, क्योंकि इसने पाकिस्तानी नेशनलिटी छोड़ दी थी कई साल पहले। वो ब्रिटिश है, पाकिस्तान कह रहा है हमारा क्या ताल्लुक भाई, वो अब पाकिस्तानी थोड़ी है, वो तो ब्रिटिश है। आपका इंटरनल मसला है, आप इसको सॉल्व करो। अब आप ये देखें कि कितनी भयानक चीज़ है। अब इंग्लैंड इस पे पूरा गौर कर रहा है। पहले तो इंग्लैंड का कानून 1971 का था शायद, जिसमें यह था कि आप किसी भी ब्रिटिश को डिपोर्ट नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। तो अब उसको चेंज कर रहे हैं। पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि भाई साहब अगर तुम लोगों ने इसको नहीं लिया वापस, तो फिर हम पाकिस्तानियों के वीज़ास पे बैन लगा देंगे, हम पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देंगे, हम बहुत कुछ करेंगे। मुर्तज़ा, आपने बड़ा तफसील से पूरे इसको सम अप किया है। ये सारा जो केस है जो लोग सुन रहे हैं, अब तक ये खबरें आ रही हैं कि हुकूमत पाकिस्तान से रेजिस्ट कर रही है, आप भी बता रहे हैं। लेकिन जब हमारे हुक्मरान जो हैं, नवाज शरीफ साहब हूँ, शहबाज शरीफ साहब हूँ, आसिफ अली जरदारी साहब हूँ, इसहाक डार साहब हूँ, नहीं मैं नहीं माना, और भी बहुत सारे पार्लियामेंट में बैठे हैं जिनकी यूके में जदादें हैं, यूके में बच्चे हैं, यूके में बिजनेसेस हैं, यूके में इंटरेस्ट हैं, ये कितनी देर तक रेजिस्ट कर सकेंगे? क्योंकि इनका तो वहां पे अपने इनके भी अपने, हमें पता है कि इंटरेस्ट हैं बड़े मैसिव। ये वहीं पे जाके जलावतनी में भी रहे हैं, अभी भी उनके वहां पे फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, सारे कुछ। तो क्या पाकिस्तान हुकूमत इस पोजीशन है कि यूके को रेजिस्ट करे, नहीं जनाब हमने नहीं लेना, या हमारे साथ डील करें, हमें कोई और जो हमारे वांटेड हैं वो दें, फिर सोचेंगे, या उनकी तरफ से एक छोटा सा उन्होंने एक हल्का सा दबाव दिया तो हमें अब्लाइज करना पड़ेगा? व्हाट डू यू से दैट? देखिए, मेरी इस हवाले से जो है ना, मैं मुख्तलिफ जो मैं यहाँ नेशनल पेपर के लिए भी मैंने स्टोरीज की हैं, 3 पेपर्स के लिए मैंने रिपोर्ट किया। मेरी बड़े सीनियर लेवल पर लोगों से बातचीत हुई। अभी तक तो वैसे कोई छोटा मोटा कोई उसका केस होता तो वो ले लेते, लेकिन एक बंदा है जो पूरे बरतानिया की हिस्ट्री के चंद बदनाम तरीन कैरेक्टर्स में से कि पाकिस्तान इसको लेगा कैसे? ले सकता है, रूल आउट नहीं किया जा सकता कि वो कहते हैं नेवर से नो, ले सकता है, लेकिन उसके लिए फिर पाकिस्तान से यूके को इतनी बड़ी ऑफर लगानी होगी। अभी तक पाकिस्तान में वो ऑफर क्या हो सकती है? वैसे आपके जहन में क्या है? मुझे ना गॉडफादर की वो लाइन याद आ गई, मारियो पुजो की, वो उसमें कहते हैं विल मेक हिम एन ऑफर ही कांट रिफ्यूज। तो ये कौन सी ऐसी ऑफर हो सकती है पाकिस्तान कांट रिफ्यूज? पाकिस्तान ने कहा इनको 1 दफा नहीं 4 से 5 दफा पाकिस्तान को जब इंसिस्ट किया गया, तो पाकिस्तानी ऑफिशियल ने कहा कि ठीक है आप बताएं कि आप, और ये मैंने बाद डॉक्यूमेंट्स देखे हैं जिनमें ये चीजें मैंने मीटिंग के मिनट्स हैं। उन्होंने कहा कि अल्ताफ हुसैन ने यूके से रहकर कई सालों तक उन्होंने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया, उन्होंने वहां पे किलिंग्स कराई, उन्होंने वायलेंस कराया। आपने कहा जी कि वो फ्रीडम ऑफ
जो ह्यूमन राइट्स के तहत वो प्रोटेक्टेड है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब उन्होंने कहा कि वहाँ एक पूरा ग्रुप है 5-6-7 लोगों का जो वहां से बैठ के डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज फैलाते हैं, पाकिस्तान के बारे में झूठ बोलकर वो खबरें फैलाते हैं, सोशल एंड सिविल अनरेस्ट को क्रिएट कर रहे हैं। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो थ्रू फेक न्यूज को सोशल मीडिया वो डेंजर पोज करते हैं। अब उनके खिलाफ जब हम बात करते हैं, आप कहते हैं कि हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, तो पाकिस्तान अभी ये कह रहा है कि आप अगर इतने मामला हैं आपने असेस नहीं किया तो हम आपकी गन को वापस कैसे लें। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि आप हमारे कंसर्न को एड्रेस करें, जो हमारे कंसर्न में कोई ले दे करें, बात हो सकती है। पाकिस्तान ने तो जो बॉल है वो यूके की कोर्ट में फेंक दी है। अगर तो यूके पाकिस्तान के साथ कोई बार्गेन करता है तो फिर तो पॉसिबिलिटी है। अब वो बार्गेन क्या हो सकती है? अगर पाकिस्तान को वांटेड लोग चाहिए तो वो यूके उनको उठाकर जहाज में बैठकर पाकिस्तान के हवाले नहीं कर सकता। उसके लिए एक लीगल प्रोसेस है जो कोर्ट्स में जाएगा। किसी भी बंदे को यूके के लिए इन बेसिस पे एक्स्ट्राडाइट करना, यानी ये किडनैपिंग होगी, वो नहीं कर सकता यूके। पाकिस्तान की तरफ तो चलो हमारे पाकिस्तान एक इंतहाई मुश्किल सिचुएशन में आ गया है कि किस तरह इस मामले से निकला जाए। मुर्तज़ा अली शाह जियो के चीफ हैं यहाँ, उन्होंने अभी डिटेल में बताया कि किस तरह ये सिचुएशन डेवलप हो रही है और पाकिस्तान के पास इसके ख़िलाफ़ ऑप्शन क्या हैं। देखें अज़ीज़ दोस्तों, बात दरअसल ये है कि एक मुजरिम है, पाकिस्तान में पैदा हुआ, पाकिस्तान में पला बड़ा, इधर आया, नेशनलिटी ली, ब्रिटिश नेशनलिटी, पाकिस्तानी नेशनलिटी छोड़ दी, सब चीज़ें सही हैं, लीगली ब्रिटेन उसको डिपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन भाई साहब, आप पाकिस्तान जिस लीगलिटी की बात कर रहा है, तो पाकिस्तान ने पाकिस्तान में रहने वाले लाखों लीगल अफगानों को डिपोर्ट किया है, लाखों, जो 40-40, 50-50 साल से रहते थे अफ़गानिस्तान में, उनको भेजा। और ये वो अफ़गान पाकिस्तानी थे जो पैदा भी कई इसमें से पाकिस्तान में हुए, पले बड़े, और उनकी तीसरी चौथी नस्ल चल रही है इधर। उनको आप उठा के वापस अफ़गानिस्तान में भेजते हो, उस तालिबान की सरकार में, जिस तालिबान सरकार के खिलाफ इन्होंने इधर अज़ाइलम ली थी। आपके पास कईयों के पास नेशनलिटी है, लेकिन आपने उनको रिपोर्ट कर दिया, तो फिर इंग्लैंड जायज़ है ना कि वो आपसे कह रहा है कि आप अपना बंदा वापस लो। तो जैसे पिछले साल कोई 10,500 पाकिस्तानी स्टूडेंट जो कि लीगल वीज़े पे आए और फिर उन्होंने यहाँ डिग्रियां करने के बाद असाइलम क्लेम कर लिया। मज़े की बात यह है कि 80% ने ये क्लेम किया कि वो गे हैं कि और हम वापस जाएंगे, मारे जाएंगे, तो उनको दे दिया गया असाइलम। आज भी, ये आपने आयशा सिद्दीका को सुना, आज भी हज़ारों पाकिस्तानी वीज़ा लगवा के इंग्लैंड आते हैं और वीज़ा ख़त्म होने से पहले अज़ाइलम क्लेम करते हैं। लास्ट ईयर 10,500 पाकिस्तानी इधर वीज़ा पे आए, स्टूडेंट वीज़ा पे, और स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म होने से पहले पॉलिटिकल अज़ाइलम ले ली, और उसमें भी मेजॉरिटी ने ये अज़ाइलम ली कि हम गे हैं, इसलिए पाकिस्तान में गे लोगों को सज़ाए मौत दी जाती है। अज़ीज़ दोस्तों, आपको मैंने इसमें भी डिटेल में बताया है कि अज़ाइलम जो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की होती है, पॉलिटिकल अज़ाइलम होती है, रिलीजियस परसिक्यूशन की अज़ाइलम होती है, और चीज़ें होती हैं, उसमें एक सोशल फैक्टर भी है। यूनाइटेड नेशंस के रेफ्यूजी चार्टर के मुताबिक कि एक सोशल, उस पर भी लोग अज़ाइलम ले सकते हैं कि सपोज़ आप गे हैं, होमोसेक्सुअल हैं, लेकिन आपके मुल्क में इसकी सज़ा मौत है, तो इसलिए आप यहाँ पे अज़ाइलम ले सकते हैं। और पाकिस्तानी पॉलिटिकल अज़ाइलम लेने की पोजीशन में नहीं कि वो क्या साबित करेंगे कि उनके ऊपर वो है। एक मिसाल है, पीटीआई वाले या दूसरे जो हैं जिनके ऊपर प्रोसिक्यूशन चल रहा है, वो तो मिल जाती है उनको अज़ाइलम, लेकिन बाकी कहाँ से लेंगे। तो इसलिए ये जो आम पाकिस्तानी है जो पंजाब और कराची से आए हुए हैं, जिनको कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, सिंध के हैं, ये आते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे और फिर अज़ाइलम ले लेते हैं। तो ये है कि ये सिचुएशन में मतलब इंग्लैंड आपके लिए दरवाज़े बंद कर देगा, फिर आप क्या करोगे।
वैसे अजीज़ दोस्तों, मैं एक बात बता दूं आपको कि यूरोपियन पार्लियामेंट में ना पाकिस्तान के GSP प्लस जो है ना, पाकिस्तान को एक फैसिलिटी मिली हुई है ना कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान से इधर इंपोर्ट करते हैं यूरोप में, यूरोपियन यूनियन में, उन पे टैक्स है ना, वो उसकी सहूलत दी गई है। टैक्स नहीं होता ताकि ये कि पाकिस्तान को एक सहूलत दी गई है। यूरोपियन यूनियन भी अब पाकिस्तान के इस GSP प्लस को छेड़ रहा है और उसको ख़त्म करने के मूड में है। The case of Maria Shabazz is not an isolated one. Every year in Pakistan, hundreds of Christian and Hindu girls are kidnapped, forced to convert to Islam and to marry a Muslim man who is often much older. A dehumanizing one practice that is not only contrary to freedom of religion, but also constitutes a serious infringement of the rights of the child, the rights of the parents, and the right to liberty and security. Today, with our broad-based support resolution, making an urgent appeal to the Pakistani authorities to put an end to these forced marriages, and to give Maria Shabazz the freedom to return to her parents. Pakistan is keen to stake a claim continue to qualify for GSP+. GSP+, that is open to discussion. But in that case, we do expect the fully respecting the rights of minorities. Thank you. ये यूरोपियन पार्लियामेंट में एक स्पीच हुई, आपने देखा कि वो पाकिस्तान में माइनॉरिटी लड़कियों के साथ जो हो रहा है उसके हवाले से उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये है कि पाकिस्तान है ना, वो अब UK और यूरोप में भी एक ऐसी सिचुएशन में आ गया है कि अब पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो फैसला करना पड़ेगा। अगर आप इस गैंग लीडर ऑफ ग्रूमिंग गैंग को नहीं पकड़ते, नहीं डिपोर्ट करते, नहीं पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट करता, तो फिर पाकिस्तान के लिए आगे हालात बहुत ख़राब होने हैं। तो लेट्स सी अजीज़ दोस्तों क्या होता है। एंड पे मैं शहजाद अकबर साहब हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने एक ख़बर जो आई है वो ये है कि पाकिस्तान ने इसके जवाब में कहा है कि ठीक है, हम उस गैंग लीडर को ले लेते हैं, इसके बदले में आप हमारे कुछ भगोड़े जो हैं जो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, जैसे मेजर आदिल राजा जो पाकिस्तान आर्मी का रिटायर्ड मेजर है, जो यहाँ बैठ के आर्मी की पोलें खोलता है, जैसे ये शहजाद अकबर है जिसकी एंड पे मैं आपको 2 मिनट की बात सुना रहा हूँ जो ये इसी हवाले से कह रहा है। तो शहजाद अकबर को वापस करो, ऐसे आई डोंट नो, मेरा नाम तो खैर नहीं होगा क्योंकि मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं हमें ये भी दो तो हम शब्बीर को भी लेने को तैयार हैं, गैंग लीडर को, और तुम हमें ये दे दो। तो इस सारे सिनारियों में पाकिस्तान, लेकिन आपको पता है कि इंग्लैंड उन पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के हवाले करेगा नहीं जिनका इंग्लैंड को पता है कि अगर पाकिस्तान के हवाले कर दिया तो पाकिस्तान ने इनका कत्ल कर देना है। तो लेट्स सी अजीज़ दोस्तों क्या होता है। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग। अजीज़ दोस्तों, मेरी जो सिचुएशन है हेल्थ के हवाले से, मेडिकल सिचुएशन, वो अभी तक वैसी ही है। मैं कैथेटर लगा हुआ है, मेरे यूरिन बैग लगी हुई है और मैं इसी तरह अपने आप को मैनेज कर रहा हूँ। तकलीफ़ का आपको मैं अंदाज़ा भी नहीं बता सकता कितनी तकलीफ़ में हूँ। मैंने भारत का वीज़ा अप्लाई कर दिया है और अब लेट्स सी भारत सरकार मुझे कब वीज़ा देती है तो मैं फिर इंडिया आके इलाज कराऊंगा। अजीज़ दोस्तों, इस तकलीफ़ दे सिचुएशन में इस वक्त आपको पता है मेरा यूट्यूब भी बिल्कुल ही ख़राब चल रहा है, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। मैं ट्राई कर रहा हूँ रेगुलर होने की, लेकिन आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो काइंडली कीप सपोर्टिंग अजीज़ दोस्तों, आई नीड योर सपोर्ट टू मूव ऑन। और ये बताना था आपको। This is actually extremely disturbing for me because I think, first of all, I do not want to be associated with this person who has committed a heinous crime, but there is a deeper issue involved here, which is of Pakistani state. The problem is that I myself, being a political dissident here, have been victim of transnational crime since 2023. Last time such request was made by Pakistan, I think it was in November of 2025, and 1 month after I was badly beaten at my house. I see this whole thing as
a further crackdown on political dissidents who are living in other countries, and Pakistani state thinking they can just get away with such kind of things. And it's a broader issue. I think the Home Office and the UK government should take it more seriously, because I think we need to look at the whole idea of how can such a request be made to begin with. What has Pakistan said as extradition? I was in Pakistan. I'm a human rights lawyer based in the UK now. I was previously in Imran Khan's government, a cabinet minister, actually in charge of Home Affairs in Pakistan. And now I'm living in UK, and what Pakistani government is worried about is my podcast, which I do from the UK, where I actually use my freedom of expression. I criticize Pakistani military regime. I criticize the corruption in the government there, and but they seem to barter. It looks like a blackmail to me, to be very honest, because if UK wants something very badly, and Pakistan says, okay, we will do that if you violate your own law, because in UK you cannot. What do you make of them wanting to strip his citizenship to get him deported? I think the issue from Pakistan side is, or general Pakistani public would also be asking, if this person is a criminal and he has committed such heinous crimes, what guarantees are there that he will be guarded in Pakistan? Because we have seen in Pakistan a lot of people who have been committed of such crimes have been returned to those countries without a due process or without even safeguards in position, and they have committed crimes there again. So it's a broader law enforcement issue. I have been in this position as the Minister for Home Interiors in Pakistan, and actually negotiated such returns with the UK, and there is a proper legal way of doing that, not a barter of human. If you were a Home Secretary now in Pakistan, would you take him back? Well, I will take him back with some safeguards and due process, but I think there is a broader issue of citizenship. We have to look into individual cases, how long this person has been in the UK, when did he come to the UK. So it's an individual cases. I think that's the whole point of this whole exercise. Shahzad Akbar, thank you very much indeed. Good to speak to you.